देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता शादाब शम्स अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं, जिसके चलते उन्हें काफी सारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। एक बार फिर शादाब शम्स द्वारा प्राण कलियर को लेकर दिए गए विवादित बयान से विपक्षी दल कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि शादाब के इस तरह के विवाद से ऐसा लगता है कि भाजपा नेता अपने सोचने और समझने की क्षमता खो बैठे हैं। प्राण कलियर उत्तराखंड का पूजनीय स्थान है, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना अशोभनीय है, गलत है। क्या कुछ कहा है गरिमा दसोनी ने, आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। प्रतीत होता है शादाब शम्स के बयान को सुनकर कि भाजपा नेता अपने सोचने समझने की सुध-बुध खो चुके हैं। जिस तरह का निचले स्तर का बयान एक पूजनीय स्थान के लिए, जिस स्थान को पूरे विश्व में जाना जाता है और उत्तराखंड देवभूमि की तो पहचान ही चार धाम, यहाँ का पिरान कलियर साहिब, यहाँ का नानक मत्ता साहिब है, जिसके लिए हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। आप खुद उसी कम्युनिटी से आते हुए पिरान कलियर साहिब को अगर जो बातें शादाब शम्स ने कही हैं, मैं उनको दोहराना भी नहीं चाहूँगी, वो भी मैं उनकी डिग्निटी के खिलाफ समझती हूँ और सिर्फ मैं ईश्वर से यही कामना करूँगी कि शादाब शम्स को माफ़ करें और उन्हें सद्बुद्धि दें। और चलिए बढ़ते हैं कि बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नए सिरे से संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। संगठन का फोकस अगले साल होने वाले नगर निकाय के चुनाव पर है। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि संगठन पहले बूथ लेवल पर अपने को मजबूत कर रहा है। देखिए, एक तो संगठन का पुनर्निर्माण और साथ ही साथ जो अभी तक संगठन का निर्माण हुआ है उसका एक तरह से रिव्यू मीटिंग्स हैं। ये हम जिले वाइज कर रहे हैं। एक एक ज़िले के जितने पदाधिकारी हैं वो बैठ रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का संगठन जो है वो बूथ स्तर तक किस तरीके से पहुंचेगा, जिससे पार्टी के आगामी कार्यक्रम और आगामी जितनी भी परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए, चुनावों की तैयारियों को भी देखते हुए हम ये संगठन को जो है बूथ स्तर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेके कुछ चीज़ें तय नहीं है, प्रदेश कार्यकारिणी तय है और वो प्रदेश कार्यकारिणी अपना काम कर रही है। हमारा ये मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष से ज़्यादा जरूरी है कि बूथ अध्यक्ष कैसे तय हो, बूथ अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे हो, क्योंकि संगठन जो है वो बूथ से चलता है, ना कि प्रदेश अध्यक्ष से। तो अभी जितने भी इस पूरे 2 दिन की कवायद है, इसका मकसद है कि आम आदमी पार्टी का संगठन जो है वो बूथ स्तर तक पहुँचना चाहिए। बात और आखिरकार वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। हरिद्वार जेल में बंद यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए सशर्त जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी सशर्त जमानत मंजूर की। उत्तराखंड ऊर्जा विभाग के पीटीसीयूएल में प्रबंध निदेशक के तौर पर निदेशक एचआर प्रकाश चंद्र ध्यानी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले ध्यानी ने नई जिम्मेदारी संभालने के साथ ही अपनी प्राथमिकताएं बताई। बता दें आपको कि पीटीसीयूएल में पत्रकार वार्ता कर नवनियुक्त प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने कहा कि लंबित कार्यों को समय से पूरा करने के साथ ही 10 नए प्रोजेक्ट पर भी उनका फोकस है, जिसकी सभी जरूरतों को विभागीय समन्वय बनाकर तत्काल पूरा किया जाएगा। विद्युत निगम को और यूपीसीएल को तो पूरा सहयोग हमेशा तैयार है। चाहे उनके बीच में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल चला था तो वहाँ पर जो है ये उसका था जो अपना ऑक्सीजन प्लांट लिंडे वाला, तो लिंडे प्लांट वो उनके लोग काम नहीं कर पा रहे थे और यूपीसीएल को मैन पावर की जरूरत थी। मैंने यहाँ पर एज ए डायरेक्टर एचआर था, हमने अपनी मैन पावर को जो है यूपीसीएल में पोस्ट किया और मुझे खुशी है कि हम जो है वहाँ पर जो लिंडे का जो गैस प्लांट था जो वो लोग चार्ज नहीं कर पा रहे, तमाम टीमें फेल हो जा रही थी, वो पिटकुल की टीम ने, मेरी टीम ने उसको जो है सफलतापूर्वक किया और आगे भी जरूरत पड़ेगी यूपीसीएल पिटकुल ही। उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप दिन ब दिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और बीते 24 घंटे में जहां डेंगू मरीजों की संख्या 13 से ज्यादा हो गई है, वहीं प्रदेश भर में 300 के पार
खो चुकी है। गौरतलब है कि हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी के साथ नैनीताल में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम देहरादून द्वारा इसे एक बड़े अभियान के तौर पर लिया जा रहा है। मामले पर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि सभी वार्ड में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की तरफ से स्थानीय जनता से भी अपील की जा रही है कि वो भी ऐसी खतरनाक स्थिति में नगर निगम का सहयोग करें। साथ ही मेयर ने कहा कि समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा रही है। लगातार निगम जो है उससे फॉगिंग कर रहा है और आज मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया है क्योंकि बरसात जो है समाप्ति की ओर है। अभी तापमान जो है हमारा बहुत ज़्यादा है, तो अभी 1-1.5 महीना ये समस्या रहेगी। इसलिए नगर निगम अपने स्तर पर चाहे फॉगिंग हो, चाहे जहाँ पानी इकट्ठा होता हो, उसको लार्वा को नष्ट करने के लिए आज मैंने एक टीम बुलाई है और उसको जो है हम इसको बड़े स्तर पर इसको अभियान को चलाकर देहरादून से लार्वा नष्ट करेंगे। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेश त्यागी इस वक्त सीधा जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। हितेश, 24 घंटे में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में अगर हम सरकार की बात करें या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, कैसे इंतजाम आपको देखने को मिल रहे हैं डेंगू से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अंदर जहां डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 300 से ज़्यादा मामले यहाँ पर आ गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की भी यहाँ पर चिंता बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की अगर हम बात करें, जो मेयर है उन्होंने प्रदेश के जितने भी जो नगर निगम है वहाँ पर भी बता दिया गया है, क्योंकि जो फॉगिंग का सिस्टम है वो भी यहाँ पर किया जाए। और अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक नगर निगमों को और प्रत्येक जो अस्पताल है सभी में यह निर्देशित कर दिया है कि जहाँ पर भी पानी का जमाव है वो जमाव न हो, उसके लिए अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। हरिद्वार की बात करें तो युद्ध स्तर पर हरिद्वार, देहरादून में और उधम सिंह नगर में कई ऐसे जिले हैं, जो तराई के जो जिले हैं वहाँ पर भी युद्ध स्तर पर यह अभियान शुरू कर दिया गया है। जी, मेयर की तरफ से निर्देश तो दे दिए गए हैं तमाम अस्पतालों को कि वार्डों की साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए, लेकिन क्या अस्पताल प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा पा रहा है? क्योंकि अभी भी कई अस्पतालों से तस्वीरें ऐसी सामने आई है जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए अमूमन ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जो जिला चिकित्सालय होते हैं या छोटे अस्पताल होते हैं वहाँ पर इस तरह की लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि हरिद्वार में ज़्यादा लापरवाही यहाँ पर देखी जाती है। देहरादून में के जो जिला अस्पताल है वहाँ पर भी इस तरह की लापरवाही देखी जाती है। हालांकि लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर फॉगिंग सिस्टम किया जाए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, ब्लीचिंग पाउडर का ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव किया जाए। तो उसको लेकर भी लगातार स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को निर्देश कर रहा है, बैठकें भी कर रहा है। जी जी हितेश, अधिकारियों के निर्देश के साथ साथ क्या लोगों को जागरूक करने के लिए भी कोई अभियान चलाया जा रहा है ताकि जागरूकता फैले, लोग सतर्क रहें डेंगू से? जी बिल्कुल, देखिए ब्लॉक स्तर पर यह अभियान चलाए जा रहे हैं और प्रत्येक गांव में जाकर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से या फिर अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक गांवों में जाकर अलग अलग मंडलों में यह अभियान चलाए जा रहे हैं। फॉगिंग सिस्टम हर गांव में किए जा रहे हैं, जहां पर पानी जमा है वहां से पानी का हटाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लार्वा फैलता है वो बहुत जल्दी डेंगू के खतरे को पनपाता है। तो उसको देखते हुए भी यह अभियान गाँव में चलाए जा रहे हैं। जी, तो प्रदेश भर में मरीजों की संख्या का आंकड़ा 300 हो चुका है। ऐसे में अस्पताल जो है वो कितने तैयार नजर आ रहे हैं कि अगर आगे ये मामले बढ़ते हैं, इन मामलों में इजाफा होता है, तो क्या मरीजों को वक्त रहते इलाज मिल पाएगा? हितेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, हितेश का शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हितेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बताते चलें आपको कि लक्सर की पथरी थाना क्षेत्र के फुलगढ़ और शिवगढ़ गांव में जहरीली शराब पीने वाले 3 और लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस तरह मौतों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। बीते शनिवार तक 7 लोगों की मौत की खबर थी और वहीं खबर यह भी है कि शराब कांड के मुख्य आरोपी ने 7 महीने पहले ही खेतों में दबाकर रखी थी ये शराब, जिसकी वजह से शराब 7 महीने तक जमीन में दबी होने के कारण जहरीली हो गई थी। फिलहाल कई ग्रामीण अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और आपको बता दें कि मौतों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां लक्सर चर्चित शराब कांड से जुड़े गांव में अब सियासी दिग्गजों का आना जाना शुरू हो चुका है। आज हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनके स्तर पर पहली प्राथमिकता गलत को सुधारना है और पीड़िता के परिजनों को सहयोग कैसे करें, ये उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं उनके इस दौरे से कुछ घंटे पहले उसी गाँव में पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह पवार द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए निशंक ने कहा कि कांग्रेस बताए कि वो खुद कितनी संवेदनशील है और उनके पास संवेदनशीलता के क्या मानक है। लोकसभा सांसद निशंक ने कांग्रेस पर शराब कांड की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन पारिवारिक जनों को किस तरीके से हम सहयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एसडीएम को भी बताया है। अभी तो ये डॉक्टर ही दोनों अभी प्रशासन और चिकित्सा इन दो के बीच है। जो लोग थोड़ा सा ऐसी वो मिलेगा कि उन्होंने किसी ने भी थोड़ा सा भी सेवन किया होगा, उसको तत्काल इस समय चिकित्सा की ज़रूरत होगी। तो डॉक्टर्स को इनके एक पूरा कैंप कर रहे हैं ये। और दूसरी ओर जो मदद हो सकती है वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है और यहाँ के स्तर पर हम जो और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी संजय, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अभी तक इस जहरीली शराब की वजह से 3 लोग अपनी जिंदगी की जंग हार गए हैं, लेकिन खबर यह है कि आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो जो अस्पताल में भर्ती है फिलहाल, उनकी क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? देखिए निदा, हरिद्वार के लक्सर में हुए शराब कांड में अभी तक 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि इसके बाद से ही लगातार हरिद्वार पुलिस समेत तमाम जो मुख्य जो आरोपी है, हरिद्वार पुलिस लगातार उनको पकड़ रही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अभी एसआईटी का गठन भी कर दिया है, जिसकी जांच खुद एएसपी रेखा यादव कर रही है। तो कहा जा सकता है कि शराब प्रकरण के बाद जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो अब उस पर कहीं राजनीति भी गरमा रही है। जहां एक और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हरिद्वार के लक्सर में पहुंच रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता जिनके मृतकों के घर पहुंच रहे हैं, तो इसको लेकर अब राजनीति भी हो रही है। तो कहा जा सकता है कि जहां एक और पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है, तो वहीं इस पूरे प्रकरण की जांच भी की जा रही है। हालांकि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी और मौत की जंग अस्पतालों में लड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि साल 2019 में भी इस तरह का मामला हरिद्वार के रुड़की में हुआ था। उसके बाद से लगातार कई आबकारी अधिकारियों के तबादले भी हुए थे, कई लोग सस्पेंड भी हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के बाद अब जिस तरह से पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं, आबकारी विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह आरोपियों की धरपकड़ में जुट गया है। बीते दिनों से लगातार ही हरिद्वार के सभी थानों में लगातार शराब पर कार्यवाही की जा रही है। निदा, बिल्कुल संजय, अक्सर देखा जाता है कि जब हादसा हो जाता है, घटना घट जाती है, तो राजनेताओं का आने का तांता जो है वो लग जाता है। तमाम लोग जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर करके वहां से वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या ये लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं ये लोग परिजनों को, या फिर ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना कम से कम इनके इलाके में तो नहीं होगी? देखिए नीता, साल 2019 में भी लगातार तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी लगातार जनता से वायदे किए थे कि इस तरह की घटना अब उत्तराखंड में नहीं घटेगी। लेकिन हालात आपके सामने हैं। आपने देखा है कि शुरुआत के दिन करीब 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसके बाद से लगातार ही मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि पूरे सवाल पर कहीं ना कहीं एक बड़ी सवालिया निशान हो जाते हैं, क्योंकि तमाम वायदे किए जाते हैं, तमाम संगठन है नशा मुक्त करने के लिए चलाए जाते हैं और हालात आपके जिस तरह से सामने है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। अगर हरिद्वार पुलिस की बात की जाए तो तमाम जो तस्कर हैं उन्हें पकड़ने की बात तो कही जाती है, लेकिन महीने 2 महीने कार्रवाई करने के बाद हालात इसी तरह के हो जाते हैं कि फिर जो शराब तस्कर हैं वो लगातार शराब परोसना शुरू कर दी जाती है। जी बिल्कुल ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। तो तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक जहरीली शराब की वजह से लोग अपनी जिंदगी की जंग हारते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्रह्मलीन हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सुपूर्णानंद, आपको बता दें कि सरस्वती के निधन पर हरिद्वार में संतों में शोक की लहर है। कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में संतों ने जगत गुरु को श्रद्धांजलि दी और वहीं भारत साधु समाज ने भी शंकराचार्य स्वरूपानंद को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। साथ ही
जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर शंकराचार्य एयरपोर्ट रखने की भी मांग की गई है। इस मौके पर हरिद्वार में कई श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हुआ। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद समेत कई बड़े संतों ने भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। संतों ने कहा कि ब्रह्मलीन हुए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन होना एक युग का अंत होना है। उनके जैसा ज्ञानी विद्वान कोई नहीं था। संत समाज ने पुष्प अर्जित कर श्री नारायण से कामना की। पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज ज्योतिष और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का ब्रह्मलीन होने पे हरिद्वार के पूरे संत समाज ने आज शोक व्यक्त किया है। उनका जीवन देश के लिए और धर्म के लिए 99 साल से समर्पित रहा। बाल्यकाल में जब 9 साल के थे तभी उन्होंने दीक्षा संन्यास की ले ली थी। तब से और शरीर के जाने तक पूरा जीवन उन्होंने धर्म। हम सब लोग मिल करके शंकराचार्य जी को उनके मठ में जा कर के श्रद्धांजलि दें तो ये भारत की एक ऐसी परंपरा रही है। जगत गुरु जी महाराज जिन्होंने लगभग 42 से 45 वर्ष तक वो शंकराचार्य रहे और आज के समय की अगर साधुता की मैं तुलना करूं तो ऐसे दिव्य महान विभूति का होना बहुत ही मुश्किल है। एक शतक पूरा उन्होंने लगभग अपने आयु का किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 2 बार वो कारावास में भी गए, प्रथम बार बनारस में, काशी में और दूसरी बार जो है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बाइक सवारों से दुर्लभ प्रजाति के 16 कछुओं को बरामद किया है। और पुलिस आज सुबह बता दें कि पीली पुल के पास NH पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान चिड़ियाघर से आ रहे 2 बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू किया तो दोनों बाइक सवार अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर घने जंगलों में घुस गए। पुलिस ने दोनों युवकों की बाइक की जब चेकिंग की तो उसमें एक कट्टे के अंदर दुर्लभ प्रजाति के 16 कछुए मिले। पुलिस ने तत्काल इसकी सूचना हरिद्वार वन श्यामपुर रेंज को दी और मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इन कछुओं को कब्जे में ले लिया। वहीं जल्दी इनका परीक्षण कर इनको जंगल में छोड़ने की बात वन विभाग की टीम ने की है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगली खबर हरिद्वार से, जहां बता दें आपको कि बहादुराबाद थाना पुलिस ने सेंट्रो कार से 3 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की है। शासन की सख्ती के बाद हरिद्वार में नशा मुक्ति देवभूमि अभियान शुरू किया गया है और वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए थाना बहादुराबाद क्षेत्र के संदिग्ध स्थानों पर पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस ने सेंट्रो कार में सवार व्यक्ति के कब्जे से 3 पेटी देसी अवैध शराब जब्त की है। और एक बार फिर से मेरे सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय का हम रुख कर लेते हैं। संजय, ये तस्कर आखिर कब से शराब तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहे थे और इनके कब्जे से और क्या कुछ अहम जानकारी हासिल हुई पुलिस को? एक और धर्मनगरी हरिद्वार में पंचायत चुनाव इन दिनों चरम पर है, तो वहीं शराब कांड के चलते भी लगातार जो हरिद्वार पुलिस है वो पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है और यही वजह है कि हरिद्वार से लगते सभी बॉर्डरों पर पुलिस का पहरा है। हालांकि हरिद्वार के जितने भी थाना कोतवाली क्षेत्र हैं सभी में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और इसी के मद्देनजर आज बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 शराब तस्कर गिरफ्तार किए हैं और इनके पास से कई पेटियां शराब भी बरामद की है। हालांकि इसी तरह की कार्रवाई पूरे जिले में लगातार जारी है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह के बड़े कांड होते हैं, शराब कांड होते हैं, उसमें कई लोगों की जान चली जाती है और कहीं ना कहीं पुलिस हरकत में आती है और यही वजह है कि इस बार पुलिस यही चाहती है कि जो भी तस्कर है सभी सलाखों के पीछे हो। निदा, तो इनके पास से कोई और अहम जानकारी हासिल हुई कि आखिर और कितने लोग हैं जो शराब तस्करी का काम कर रहे हैं देवभूमि में? देखिए, बीते दिनों से लगातार पुलिस के जो मुखबर है वो पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और तमाम जगहों से पुलिस के बाद मुखबर के माध्यम से सूचना आ रही है और साथ ही साथ इनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बीते लंबे समय से यह तस्कर शराब का काम कर रहे थे और अब इनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। निदा, बिल्कुल संजय, जिस तरीके से पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में उम्मीद करें कि शराब तस्करी के मामले कम होंगे?
देखिए निकल लगातार ही जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जब इस तरह के शराब कांड होते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई महीनों तक पुलिस सक्रिय रहती है। अगर पुलिस का ये ढीला रवैया ना हो तो शायद जितने भी शराब तस्कर है वो सलाखों के पीछे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत और आबकारी की मिलीभगत से यह शराब का काला कारोबार फिर से पनप जाता है। निदा जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगली सनसनीखेज खबर हरिद्वार से ही सामने आई है। दरअसल लड़की पैदा होने पर एक विवाहिता की ससुराल वालों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। सदमे से पीड़ित विवाहिता को उसकी बहन ने अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता की बहन ने बताया कि उसकी बहन की हालत इतनी गंभीर थी कि कभी भी उसकी मौत हो सकती थी। डॉक्टर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अगर मरीज को सही समय पर अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता तो अगर उसका इलाज नहीं होता समय पर तो उसकी जान भी जा सकती थी। तो ससुराल वालों ने विवाहिता को प्रताड़ित किया। महिला की अनदेखी करने का दरअसल परिवार जो है वो आरोप लगा रहा है। महिला की बहन ने अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टर ने भी इस बात की तस्दीक की कि अगर वक्त रहते देर हो जाती तो महिला की जान भी जा सकती थी। देखिए, हमारे पास एक पेशेंट आया था 2 वीक्स पहले, है ना, अनीता नाम है उनका ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में हुआ था। उनके टाँके पूरी तरह से खुले हुए थे, स्किन और जो स्किन के नीचे लेयर होती है उसके, और पूरा पस बन रखा था, मतलब पूरा इन्फेक्टेड फॉर्म में आया था। पेशेंट को उस टाइम पे फीवर भी आ रहा था बिकॉज ऑफ द पस, जो मुआद बोलते हैं वो। तो कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। बाकी हमने उनको एडमिट किया, एंटीबायोटिक्स दिया, डेली ड्रेसिंग हुई। अभी एट प्रेजेंट आफ्टर 2 वीक्स उनकी सिचुएशन बेटर है, कम्प्लीटली ठीक नहीं है, 1-2 महीना लगेगा उसको। पर हाँ, जब वो आई थी तो उनका सूचर जो लाइन होता है, जो हम ऑपरेशन द्वारा बच्चा हुआ था, जो टाका था वो पूरा पका हुआ था एंड बिल्कुल हाइजीन नहीं था, मेंटेन्ड नहीं था। पेशेंट फीवर था, बहुत मतलब अच्छी कंडीशन नहीं कहेंगे। तो हमने फिर 8 अगस्त को मेरी बहन को एक बेटी हुई थी बड़े ऑपरेशन से सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल कोई बात नहीं, सबके बच्चे होते हैं, प्राइवेट में भी सरकारी में भी, लेकिन उसके बाद केयर की जाती है। ऑपरेशन वालों की तकरीबन कम से कम 2 महीने तक बेड रेस्ट दिया जाता है। और मेरी बहन के ससुराल वालों के तेवर ऐसे चेंज हुए लड़की होने के बाद उन्होंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। मेरी बहन को ऑपरेशन में 14 के 14 टांके, 15 टांके इतने थे, वो पूरा फट गया था भैया। नर्सिंग होम वालों ने बोला था, मॉक्सिक वालों ने, कि भैया इसको एडमिट कर दो, इसकी हालत क्रिटिकल है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसकी ससुराल वालों ने मेरी बहन के, कि हम तो ब्रह्मपुरी के रहने वाले हैं, हम रोज़ अप डाउन कर लेंगे, यहीं से ले जाएंगे। 24 घंटे के अंदर पट्टी कराते थे। उसने हमें फ़ोन करके बताया कि भैया मेरी हालत ऐसी है, मेरा कुछ पता नहीं है अभी कितने दिन में मर जाऊँ। और चले बढ़ते हैं आगे। पितृपक्ष शुरू होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मकपाल तीर्थ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। पितृपक्ष शुरू हो गया है और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मकपाल में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पितरों की मुक्ति की कामना करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और ब्रह्मकपाल में अपने पितरों का पिंड तर्पण कर रहे हैं। बता दें कि ब्रह्मकपाल का महत्व इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सर निकालकर अलग थलग पड़ गया था। बताते चलें कि भगवान शिव पर भी ब्रह्म हत्या लग चुकी थी और ऐसे में भगवान इधर उधर हर तरफ जा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के सर को अलग करना था। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां उनका सर त्रिशूल से अलग हो सके। लेकिन जैसे ही भगवान शिव बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ मंदिर के कुछ दूरी पर स्थित ब्रह्मकपाल पहुंचे, वहां पर अपने आप भगवान शिव के त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सर अलग हो गया और वो सर आज भी यहाँ पर काली शिला के रूप में मौजूद है। उसी समय से यहाँ पर पिंडदान तर्पण का अपना विशेष महत्व है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों का पिंडदान कर पितृदोष से मुक्ति पाते हैं। राज पक्ष शुरू हो चुके हैं और ये जो आप सामने देख रहे हैं शिला, वो ब्रह्मकपाल शिला है। यहाँ पर भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। यहाँ पर भगवान नारायण के बाल भोग से ब्रह्मा जी के सर पे पिंड दिया जाता है, ब्रह्मकपाल जी के। यहाँ पर पिंड देने के बाद उस मनुष्य को दोबारा कहीं पिंड देना नहीं होता है क्योंकि उसके 7 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसके ऊपर से जो 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, सबसे बड़ा ऋण होता है पितृ ऋण। पितृ के ऋण से मनुष्य उत्तीर्ण हो जाता है और उस मनुष्य को फिर दोबारा कहीं भी पिंड। मानसून के सुस्त पड़ते ही चारधाम यात्रा आपने फिर एक बार भारी संख्या में श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा का रुख कर रहे हैं। केदारनाथ की अगर बात करूं तो केदारनाथ को लेकर जो है 11 लाख से ऊपर यात्री इस समय यात्रा कर चुके हैं। हालांकि 92,000 से ऊपर जो यात्री जो है यहाँ पे हेली सेवा से यात्रा कर दर्शन कर चुके हैं केदारनाथ के।
अगर बद्रीनाथ धाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है आए दिन हज़ारों की संख्या में जो है यात्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ धाम की अगर मैं बात करूं तो भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम को जो है मोक्ष धाम के नाम से जाना जाता है और श्राद्ध पक्ष के लगते ही भगवान बद्री विशाल के जो ब्रह्म कपाल पे यहाँ पे जो है पिंडदान किया जाता है, तो यहाँ पे जो है हज़ारों की संख्या में लोग जो है बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। हालांकि जब श्राद्ध पक्ष लगता है, श्राद्ध पक्ष जब चलता है तो उस समय जो भगवान बद्री विशाल की जो महिमा जो या हमें कह सकते हैं पुराणों में भी ये कहा गया है कि भगवान बद्री विशाल। तो फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।